हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। बॉयलर लाइटअप प्रोसीजर के इस पार्ट में हम लोग टरबाइन रोलिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में आपने फ्रेंड्स पढ़ा था कि वैक्यूम पूलिंग प्रोसेस क्या होता है, वैक्यूम पूलिंग प्रोसेस हम लोग क्यों करते हैं, टरबाइन ग्लैंड सेल स्टेम का चार्जिंग हम लोग किए थे, उसके बाद एलपी बाईपास एंड एसपी बाईपास का चार्जिंग किए थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसी बीच जब आपका एमएस प्रेशर 12 से 13 kg के आसपास आ जाता है तो आपको ईआरबी को भी चेक कर लेना है। आपका ईआरबी जनरली आपका एमएस लाइन में होता है एंड आपका दो ईआरबी लेफ्ट एंड राइट साइड आपका एचआरएच में होता है, तो दोनों ईआरबी को हमको चेक कर लेना है। तो जब एमएस का प्रेशर 11 से 12 kg के आसपास आ जाता है तो आप एमएस का लेफ्ट एंड राइट साइड का ईआरबी आप ऑपरेट करवा दीजिए, और जब एचआरएच प्रेशर 9 से 10 kg होता है तो आपको ईआरबी एचआरएच का भी लेफ्ट एंड राइट साइड मेंटेन आपको ऑपरेट करा के चेक कर लेना है। फिर हम लोग ड्रम प्रेशर को देखते हुए और सारा अदर पैरामीटर को देखते हुए हम लोग एचपी बाईपास का ओपनिंग थोड़ा इंक्रीज करते जाते हैं। BP1 BP2 का ओपनिंग हम लोग 35 से 40% तक लेके चले जाते हैं ताकि उसका टरबाइन का रोलिंग क्राइटेरिया आपको मिल सके। ठीक है, तो इस बीच जब आप बाईपास वाल ओपन करते हैं तो वेरियस पैरामीटर को आपको माइंड में रखना है। जैसे आपका ड्रम लेवल पॉजिटिव की तरफ जाएगा, कंडेंसर वॉल टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, एचआरएस का टेम्परेचर, एमएस का टेम्परेचर, आपको सारा रेट आपको देखते रहना है, वैक्यूम प्रेशर को भी आपको ऑब्जर्व करते रहना है। तो सारा पैरामीटर को कंट्रोल्ड वे में देखते हुए आपको BP1 और BP2 को धीरे धीरे ओपन करते हुए 35 से 40% तक आपको ले जाइए। इसको ले क्यों जाते हैं? क्योंकि आपका जो टरबाइन का रोलिंग क्राइटेरिया होता है उसका जो कर्व है X1 X2 कर्व जो है फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टॉप वाल्व्स, X3 एंड X4 कर्व है फॉर द रोलिंग ऑफ टरबाइन मींस ओपनिंग ऑफ द कंट्रोल वाल्व। तो ये जो वेरियस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए आपको एमएस प्रेशर को इंक्रीज करना होता है। जैसे आपका कोल्ड लाइटअप कर रहे हैं तो कोल्ड लाइटअप में आपका एचपी साफ टेम्परेचर कितना रहता है? लेस देन 150 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उस समय आपको एमएस का प्रेशर जनरली 50 kg के आसपास आपको रखना है और एमएस टेम्परेचर 370 से 380 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको मेंटेन करना है, तभी आपको क्राइटेरिया फुलफिल हो पाएगा। जैसे आप अगर वार्म लाइटअप आप कर रहे हैं तो वार्म लाइटअप मतलब क्या होता है? जब आपका एचपी साफ टेम्परेचर 150 से 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको मिलता हो, उस समय आपको एमएस प्रेशर 60 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मेंटेन करना होगा और आपको एमएस टेम्परेचर 400 से 420 डिग्री सेल्सियस तक आपको लेके जाना होगा, तभी आपको क्राइटेरिया फुलफिल हो पाएगा। अगर आप हॉट लाइटअप कर रहे हैं तो उस समय आपका एचपी साफ टेम्परेचर मोर देन 350 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके कारण आपको एमएस प्रेशर 85 से 90 डिग्री सेल्सियस 90 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक आपको ले जाना होगा और एमएस प्रेशर 480 से 490 डिग्री सेल्सियस आपको लेके जाना होता है। तो ये आपका डिफरेंट रोलिंग क्राइटेरिया होता है। तो इस रोलिंग क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए ही आपको बाईपास वाल्व को ओपनिंग करना है। तो जब आपको टरबाइन रोलिंग देखिए, टरबाइन रोलिंग क्या होता है कि इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है बॉयलर लाइटअप का। तो टरबाइन रोलिंग करने से पहले आपको बहुत सारा चीज वेरियस पैरामीटर को आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप देखिए, टरबाइन ड्रेन कनेक्टेड टू माल स्टेशन शुड बी ओपन। जितना भी टरबाइन का ड्रेन जो माल से स्टेशन से कनेक्टेड है सबका मोटराइज एंड मैनुअल वाल्व आपका ओपन होना चाहिए। टरबाइन लूप वाल्व टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व इज इन ऑटो एंड सेट पॉइंट 45 डिग्री सेल्सियस। टरबाइन लूप वाल्व टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व को आपको ऑटो में डाल देना है और उसका सेट पॉइंट आपको 45 डिग्री सेल्सियस आपको मेंटेन कर देना है। हाइड्रोजन कूलर इज इन लाइन अप कंडीशन एंड इसका जो टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व को भी ऑटो में डाल दीजिए और इसका सेट पॉइंट 42 से 43 डिग्री सेल्सियस आप डाल के रख दीजिए। हाइड्रोजन कूलर आपका सर्विस में होना चाहिए और इसका जो टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व को भी ऑटो में डाल दीजिए और उसका सेट पॉइंट 42 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कीजिए। प्राइमरी वाटर सिस्टम शुड बी हेल्दी एंड रनिंग कंडीशन में होना चाहिए और प्राइमरी वाटर सिस्टम के अंदर भी आपका टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व होता है, इसको भी आपको ऑटो में डाल देना है और इसका सेट पॉइंट है वो +5 डिग्री सेल्सियस मोर देन कोल्ड गैस टेम्परेचर, मतलब हाइड्रोजन गैस टेम्परेचर जितना आप सेट पॉइंट डाले हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे 42 डाले हैं तो यहाँ पे आपको 47 डिग्री सेल्सियस आपको डाल देना है। जनरली 5 डिग्री मोर हम लोग मेंटेन करते हैं। हाइड्रोजन कूलर को भी आपको लाइन अप करके रख देना है। इसके बाद आपका जनरेटर के अंदर जो गैस का जो प्यूरिटी होता है, हाइड्रोजन गैस का जो प्यूरिटी है वो 98% आपको मेंटेन करना है और उसका प्रेशर 3 से 3.2 kg के आसपास आपको मेंटेन करना है। जैसे आपका एचपी कंट्रोल वाल्व है फॉर द ऑपरेशन ऑफ द गवर्निंग ओपनिंग ऑफ द कंट्रोल वाल्व इन द स्टॉप वाल्व,
उसको भी अब हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए, रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, और उसका जो टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व होता है वो आपको 55 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको सेट पॉइंट डाल दीजिए। तो जितना जैसे सील ऑयल सिस्टम आपका रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, सील ऑयल सिस्टम हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए। तो फ्रेंड, टरबाइन रोलिंग करने से पहले आपका जो डिफरेंट कर्व्स है, X1, X2, X3, X4 कर्व आपको देखना होगा। X1 एंड X2 कर्व किसके लिए होता है? फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टॉप वाल्व। X3 कर्व किसके लिए है? फॉर द ओपनिंग ऑफ कंट्रोल वाल्व। एंड X4 फॉर द रोलिंग ऑफ द टरबाइन, मींस 360 आरपीएम तक ले जाने के लिए। तो ये आपको जो X1 से लेकर X4 तक कर्व को आपको देखना है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि X1 कर्व क्या होता है। जनरली आपसे पूछा जाता है कि टरबाइन रोलिंग क्राइटेरिया क्या है, उसमें आपको X1 कर्व एंड X2 कर्व, ये दोनों कर्व किसके लिए? फॉर द ओपनिंग ऑफ टरबाइन स्टॉप वाल्व। देखिए X1 कर्व आप देखिएगा फ्रेंड्स, तो X1 कर्व का जो आपका कंडीशन है कि TMS ग्रेटर देन TMCV प्लस X1, मींस TMS क्या हो गया? मेन स्टीम टेम्परेचर अहेड ऑफ HP बाईपास, मतलब HP बाईपास के आगे आपका मेन स्टीम टेम्परेचर कितना है। TMCV मतलब क्या होता है? मिड वाल टेम्परेचर ऑफ मेन स्टीम कंट्रोल वाल्व, जो HP कंट्रोल वाल्व है उसका मिड वाल टेम्परेचर, मींस उसका 50% थिकनेस वाला जो टेम्परेचर है आपका। दो तरह का टेम्परेचर मेजर होता है, एक T100% और एक T50%। तो T50% का मतलब होता है मिड वॉल टेम्परेचर, मींस उसका जो 50% थिकनेस पे जाकर जो टेम्परेचर होगा दैट इज T मीन होता है। और T1 क्या होगा? 100% मतलब सरफेस टेम्परेचर। तो जनरली फ्रेंड क्या होता है कि हम लोग सरफेस टेम्परेचर कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि सरफेस टेम्परेचर तुरंत आपका राइज करता है, लेकिन T मीन टेम्परेचर राइज करने में टाइम लगता है, क्योंकि उसका क्या होता है? थिकनेस, 50% थिकनेस तक टेम्परेचर पहुंचना चाहिए, इसलिए हम लोग T मीन लेते हैं। तो यहां पे है क्या कि मेन स्टीम टेम्परेचर अहेड ऑफ HP बाईपास शुड बी ग्रेटर देन मिड वॉल टेम्परेचर ऑफ मेन स्टीम कंट्रोल वाल्व बाय द मिनिमम अमाउंट ऑफ X1। मीन सिंपल समझिए कि MS टेम्परेचर बिफोर मेन स्टीम स्टॉप वाल्व, जो MS टेम्परेचर जो है स्टॉप वाल्व के पहले का जो टेम्परेचर है शुड बी ग्रेटर देन द मिड वॉल टेम्परेचर ऑफ मेन कंट्रोल वाल्व। मीन्स यहां से जो आपका स्टॉप वाल्व का जब हम लोग ओपन करेंगे तो वहां से जब स्टीम आपका कंट्रोल वाल्व की तरफ जाएगा तो वो कंट्रोल वाल्व को हीटिंग करे, ना कि कंट्रोल वाल्व का टेम्परेचर को कम कर दे। ये कंडीशन इंश्योर करता है कि कंट्रोल वाल्व को हीट करना है, उसको कूलिंग नहीं करना है। मान लिया अगर आपका मेन स्टीम टेम्परेचर बिफोर स्टॉप वाल्व अगर कम रहेगा मिड वाल टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व से, तो यहां से जब स्टीम कंट्रोल वाल्व की तरफ जाएगा तो उसके टेम्परेचर को क्या करेगा? कूल कर देगा। तो ये नहीं होना चाहिए, उसको यहां पे हीटिंग इंश्योर करना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका टेम्परेचर आपका ज्यादा होना चाहिए बाय द मिनिमम अमाउंट ऑफ X1। एक आप कर्व देखिएगा फ्रेंड्स, तो इस कर्व में आप देखिएगा क्या होता है कि यहां पे आपका TMS है और यहां पे आपका T मीन कंट्रोल वाल्व टेम्परेचर होगा। इस तरह से आप कर्व को देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप का आपका कर्व होगा। और यहां से ये X1, इसके बीच का जो गैप है ये X1 है। तो आप जब देखिएगा टेम्परेचर, जनरली आप कोल्ड लाइटअप में जा रहे हैं, कोल्ड लाइटअप में आपका जो HP साफ टेम्परेचर लेस देन 150 डिग्री सेल्सियस होता है, 150 डिग्री सेल्सियस। तो उसके करस्पॉन्डिंग आप देखिएगा कि T मीन टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो यहां से आप देखिएगा तो इस कर्व के ऊपर जाना चाहिए, ये आपका सेफ जोन माना जाता है, रिकमेंडेड जोन है, और ये आपका नॉट रिकमेंडेड जोन होता है। तो आपको इस कर्व के ऊपर जाना है। तो जिन्हें देखिएगा कि अगर आपका HP साफ टेम्परेचर मान लेते हैं कि 140 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका TMS जो मेन स्टीम टेम्परेचर बिफोर HP स्टॉप वाल्व या अहेड ऑफ HP बाईपास, वो मोर देन 230 से 240 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कम से कम। आप इस कर्व में
डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे आप कर्व देखते जाइएगा और उसका एक वर्टिकल लाइन ओपन कीजिएगा और यहां से इसको ऐसे करके एरो कीजिएगा, जितना टेम्परेचर होगा उतना टेम्परेचर मिनिमम होना चाहिए, ताकि ये इंश्योर कर सके कि आपका कंट्रोल वाल्व को वो हीट करना है, ना कि कंट्रोल वाल्व को कंडेंस कर देना है, उसके टेम्परेचर को घटा देना है। ये आपका X1 क्राइटेरिया है। X2 क्राइटेरिया फ्रेंड्स क्या है? ये भी आपका X2 क्राइटेरिया फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टॉप वाल्व भी है। इसमें कि TSS लेस देन TMCB प्लस X2 मीन्स TSS क्या होता है? सैचुरेशन टेम्परेचर बिफोर HP बाईपास, मतलब उसका जो MS प्रेशर कितना है, HP बाईपास के बाद MS प्रेशर कितना है, उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा ये लेस देन होना चाहिए मिड वाल टेम्परेचर ऑफ कंट्रोल वाल्व का बाय X2 अमाउंट। देखिए इस क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है कि आपका जो सैचुरेशन टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए कि आप स्टॉप वाल्व को ओपन कर रहे हैं, स्टॉप वाल्व को ओपन करने के बाद आपका स्टीम कहां पे जाएगा? कंट्रोल वाल्व में जाएगा। तो यहां से जो स्टीम स्टॉप वाल्व से ओपन होने के बाद जाएगा, उसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो यहां के मिड वाल टेम्परेचर से कम होना चाहिए, ताकि आपका जो स्टीम यहां जाए तो कंडेंस ना करे। मींस सैचुरेशन टेम्परेचर से इसका ज्यादा होना चाहिए, मींस आपका जो स्टीम है वो वेपर फॉर्म में ही रहे। अगर ये टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर अगर T कंट्रोल वाल्व से अगर ज्यादा रहेगा तो जैसे ही स्टीम जाएगा वहां से कंडेंस हो जाएगा और इसके टेम्परेचर को क्या करेगा? कूल कर देगा। तो कंट्रोल T मीन CB से मेन स्टीम टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए और उसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए। आपका जो X1 क्राइटेरिया देता है कि मिनिमम टेम्परेचर लिमिट ऑफ मेन स्टीम टेम्परेचर एज कंपेरिजन टू द मिड वाल टेम्परेचर ऑफ मेन स्टीम कंट्रोल वाल्व, कि अगर आपका मेन स्टीम टेम्परेचर का जो कंट्रोल वाल्व है, जो HPCB मानते हैं कि HPCB का जो मिड वाल टेम्परेचर है उससे आपका मेन स्टीम टेम्परेचर बिफोर स्टॉप वाल्व ज्यादा होना चाहिए। मिनिमम लिमिट देता है, लेकिन कितना ज्यादा होना चाहिए ताकि आपका ओवर हीटिंग ना हो जाए। मान लीजिए कि आपका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कितना ज्यादा होना चाहिए, इसको लिमिट सेट करता है आपका X2 कर्व। X2 कर्व बोलता है कि आपको मैक्सिमम लिमिट देता है। हाँ, अगर इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका HPCB मिड वाल टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग कितना आपका मैक्सिमम मेन स्टीम टेम्परेचर होना चाहिए, ताकि आप जब स्टीम कंट्रोल वाल्व के पास पहुंचे तो ये ओवर हीटिंग ना हो जाए, थर्मल स्ट्रेस बहुत ज्यादा ना हो जाए। तो X1 आपका देता है मिनिमम लिमिट ऑफ मेन स्टीम टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द HPCB मिड वाल टेम्परेचर, और X2 क्राइटेरिया आपका देता है मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ मेन स्टीम बिफोर HP स्टॉप वाल्व करस्पॉन्डिंग टू द मेन स्टीम HPCB मिड वाल टेम्परेचर के। तो ये आपका मिनिमम लिमिट देता है, ये आपका मैक्सिमम लिमिट देता है। और इसी दोनों को कर्व को देखते हुए जब दोनों कर्व आपका फुलफिल हो जाता है तभी आपको स्टॉप वाल्व ओपनिंग का क्राइटेरिया देगा। तो आप जैसे ही आप देख लिए कि आपका X1 क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, X2 क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो गया, देन आपको टरबाइन रीसेट करने के लिए आप जा सकते हैं। जब तक आपका X1 क्राइटेरिया नहीं मिले, X2 का अगर आपको क्राइटेरिया नहीं मिलता है तब तक आपको टरबाइन को रीसेट नहीं करना है, ठीक है। जैसे आपको X1 क्राइटेरिया मिल गया, देन आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? जनरेटर रिले, जो ट्रिप रिले होता है उसको रीसेट करना। फिर X3 क्राइटेरिया क्या होता है? X3 क्राइटेरिया फॉर द ओपनिंग ऑफ द कंट्रोल वाल्व। देखिए इसका क्या क्राइटेरिया है कि TMS ग्रेटर देन TSS प्लस X3, मीन्स TSS प्लस X3 इसके दोनों के सम से आपका TMS ज्यादा होना चाहिए। TMS क्या होता है? स्टीम टेम्परेचर बिफोर HP स्टॉप वाल्व का टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन द सैचुरेशन टेम्परेचर corresponding टू द MS प्रेशर बाय X3। मीन्स जो मेन स्टीम प्रेशर है, मान लीजिए कि उस समय आपको MS प्रेशर और MS टेम्परेचर दोनों चीज को आपको देखना है, ठीक है। मान लीजिए कि MS प्रेशर, मान लीजिए कि आप रोलिंग करने के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए कि 50 kg आसपास वहां पे अब आपको चल रहा है, मान लेते हैं।
तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो TSS होगा वो कितना होगा? तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है बना, इसको आप डबल रूट करके इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो आपको सैचुरेशन टेम्परेचर मिल जाता है। तो 50 का रूट हम निकालिएगा जनरली, तो आपको कितना आएगा? 7 के आसपास, 7.1 के आसपास आएगा। फिर उसका आप अंडर रूट कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 265 डिग्री सेल्सियस आपको आ जाएगा मोटा मोटी। ठीक है, तो अगर आपको एमएस प्रेशर 50 kg है, उसके करस्पॉन्डिंग आपका सैचुरेशन टेम्परेचर आपको 265 से 270 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। और मान लीजिए कि उस समय एमएस टेम्परेचर मान लेते हैं हमको 350 डिग्री सेल्सियस है, मान लेते हैं। तो यहां पे आप देखिए कि एमएस टेम्परेचर 350 जो है वो ग्रेटर देन 265 प्लस x3, आपको ये सेटिस्फाई करेगा तभी आपको x3 क्राइटेरिया मिलेगा। मान लीजिए कि उस समय आपको एमएस टेम्परेचर आ गया 250 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए कि 250, यहां पे आपका क्या है 265 है, तो आपको क्राइटेरिया देगा नहीं। जब ये क्राइटेरिया आपको तभी मिलेगा जब एमएस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग आपका कितना सैचुरेशन टेम्परेचर है उससे आपका मेन स्टीम टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया इसलिए रखा गया है कि मान लीजिए कि आप स्टॉप वाल्व ओपन किए, एमएस जो है आपका मेन स्टीम आपका स्टॉप वाल्व के पास पहुंचा, तो वो आपका अगर उसका टेम्परेचर आपका सैचुरेशन टेम्परेचर से कम हो गया तो क्या करेगा कि जैसे ही स्टीम कंट्रोल वाल्व के पास पहुंचेगा, कंट्रोल वाल्व को टेम्परेचर को कूल कर देगा, कंडेंस कर देगा। तो ये कंडेंस नहीं होना चाहिए, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा वो हीट ही करे। मीन्स आपको माइंड में ये रखना है फ्रेंड्स कि जब आप स्टॉप वाल्व को ओपन करने जा रहे हैं, कंट्रोल वाल्व को ओपन करने जा रहे हैं, तो उस समय जो आपका एमएस टेम्परेचर है वो इसका सैचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। जो एमएस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो उसका सैचुरेशन प्रेशर है उससे ज़्यादा होना चाहिए मेन स्टीम टेम्परेचर का। सेकेंड, जो एचपी कंट्रोल वाल्व का जो मिड वाल टेम्परेचर है उससे भी मेन स्टीम टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जो स्टीम आपका कंट्रोल वाल्व के पास पहुंचे तो कंट्रोल वाल्व को थोड़ा सा वो हीट ही करे, उसको कूल ना करे। तो इसलिए आपको X3 क्राइटेरिया मैटर करता है। X3 क्राइटेरिया फॉर द ओपनिंग ऑफ द कंट्रोल वाल्व, ताकि आप इसको रोलिंग करने के लिए, तो आपको रोलिंग करने के लिए जाना है तो कंट्रोल वाल्व को ओपन करके ही रोलिंग करना है। कंट्रोल वाल्व को ओपन करने का आपका ये क्राइटेरिया है। तो जनरली फ्रेंड्स आप देखिएगा कि X1, X2 एंड X3 तीनों इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, और तीनों आप देखिएगा 3 कर्व है आपका, वहां पे 3 टेम्परेचर मैटर करता है। एक आपका होता है एमएस टेम्परेचर बिफोर एचपी स्टॉप वाल्व, saturation temperature corresponding to the MS pressure and mid wall temperature of HP control valve। ये 3 टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो ध्यान में रखा जाता है कि कंट्रोल वाल्व को ना कंडेंस करे, कंट्रोल वाल्व में जाके स्टीम कंडेंस ना करे, मतलब उसको कूल ना करे, और कंट्रोल वाल्व को बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग ना कर दे। तो आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना है ताकि स्टीम थोड़ा सा वो हीटिंग ही करे, उसके टेम्परेचर को कूल ना करे या ओवर स्ट्रेस ना करे। ये इसलिए तीनों कर्व दिया गया है। फ्रेंड X4 क्राइटेरिया देखिए क्या है। X4 क्राइटेरिया फॉर द रोलिंग ऑफ टरबाइन टू 360 आरपीएम। 360 आरपीएम पे ले जाने के लिए आपको X4 क्राइटेरिया फुलफिल्ड होना चाहिए। देखिए X4 क्राइटेरिया आपका क्या है, TMS ग्रेटर देन TMHP शाफ्ट और HP केसिंग प्लस X4 means main steam temperature before HP stop valve, main steam temperature before HP stop valve must be higher than the mid wall temperature of HP shaft or the HP casing। means आपका क्या हुआ कि आपका स्टॉप वाल्व ओपन हो गया, कंट्रोल वाल्व ओपन हो गया, इसके बाद आपका स्टीम कहां पे जाएगा, एचपी टरबाइन के अंदर जाएगा रोलिंग करने के लिए। और एचपी टरबाइन में जो आपका एचपी शाफ्ट है या एचपी केसिंग है, इसका टेम्परेचर जितना भी है उससे ज्यादा होना चाहिए आपका मेन स्टीम टेम्परेचर का, ताकि यहां पे जो स्टीम है इसको यहां एचपी शाफ्ट को थोड़ा सा हीटिंग ही करे।
मान लीजिए कि एचपी शाफ्ट या एचपी केसिंग के टेम्परेचर से अगर मेन स्टीम टेम्परेचर कम है, तो जैसे ही स्टीम आपका इंटर करेगा एचपी टरबाइन के अंदर, क्योंकि एचपी शाफ्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है, मेन स्टीम का टेम्परेचर अगर कम रहेगा तो स्टीम जैसे इंटर करेगा वो कूल हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मीन्स एचपी शाफ्ट या एचपी केसिंग का जितना भी टेम्परेचर रहे उससे आपका मेन स्टीम टेम्परेचर हायर होना चाहिए बाय दिस मार्जिन x4। आप इसका कर्व देखिएगा, तो कर्व में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर ये TMS है मान लीजिए और ये आपका TM एचपी शाफ्ट या एचपी केसिंग है, तो जनरली इसका कर्व देखिएगा इस टाइप का होगा। तो ये आपका रिकमेंडेड जोन है, ये आपका नॉट रिकमेंडेड जोन है, और ये जो डिफरेंस दोनों कर्व के बीच ये आपका x4 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जितना भी आपका एचपी शाफ्ट का टेम्परेचर रहे आपको इस जोन से ऊपर ही होना चाहिए। अगर इस जोन में आ गया तो रिकमेंडेड नहीं होगा, यू हैव टू वेट। ठीक है, तो जब हम लोग कोल्ड लाइटअप करते हैं तो कोल्ड लाइटअप में आपका एचपी शाफ्ट टेम्परेचर और एचपी केसिंग का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो आपको ये क्राइटेरिया एक्स4 क्राइटेरिया आपको जल्दी मिल जाता है। लेकिन जैसे ही आप वार्म लाइटअप या हॉट लाइटअप करते हैं तो उसमें एचपी शाफ्ट का टेम्परेचर जनरली आपको 350 से ऊपर रहता है, तो उस समय आपको मेन स्टीम टेम्परेचर इससे आपको ज्यादा रखना पड़ता है। ठीक है, तो जब आपका एक्सपोर्ट क्राइटेरिया मिल जाता है तभी आपको 360 आरपीएम पे जाने के लिए ये अलाउ करेगा। जब आपका x1 कर्व सेटिस्फाई हो जाता है, इसके बाद आपको टरबाइन रोलिंग की तरफ बढ़ना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो जनरेटर प्रोटेक्शन टू बी रीसेट। आप इलेक्ट्रिकल को बोलते हैं कि जनरेटर जो ट्रिप रिले है उसको आप रीसेट कीजिए। इसको हम लोग रीसेट क्यों करते हैं, इलेक्ट्रिकल को बोल के इसको रीसेट क्यों करवाते हैं, क्योंकि आपका टरबाइन ट्रिप पकड़ा होता है, जनरेटर ट्रिप आपका पकड़ा होता है। तो जब तक आप जनरेटर को रीसेट नहीं कीजिएगा तब तक आपका जो ट्रिपिंग है जो वो रीसेट नहीं होगा, क्योंकि टरबाइन ट्रिप करता है तो जनरेटर भी ट्रिप करता है। तो जनरेटर को आपको रीसेट करना होता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल को बोल के जनरेटर ट्रिप रिले को रीसेट करते हैं, उसके बाद ही हम नेक्स्ट एक्शन कर पाते हैं। तो जनरेटर प्रोटेक्शन टू बी रीसेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एसएलसी ऑफ ड्रेन का, जो भी आपका माल ड्रेन का जो एसएलसी ड्रेन है उसको हम लोग ऑन तो पहले से ही रखते हैं, इसको इंश्योर कर लेना है कि ऑन है कि नहीं। X1 एंड X2 कर्व्स आर सेटिस्फाइड। देखिए स्टॉप वाल्व ओपनिंग करने के लिए आपका X1 X2 कर्व होता है, एंड X1 X2 कर्व सेटिस्फाई होने के बाद ही हम लोग जनरेटर प्रोटेक्शन को रीसेट करते हैं। फिर बोथ इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक गवर्नर आइसोलेटिंग वाल्व एट गवर्निंग रैक आर ओपन। यानी आपका दो गवर्निंग होता है, एक हाइड्रोलिक गवर्निंग होता है, एक इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक गवर्निंग होता है। तो यहां से देखिएगा आपका हाइड्रोलिक गवर्निंग में आपका मेन जो आउटपुट देता है सेकेंडरी ऑयल वो हाइड्रोलिक एम्पलीफायर देता है। हाइड्रोलिक एम्पलीफायर से आपका दो टाइप का सेकेंडरी ऑयल निकलता है, एक आपका एचपी कंट्रोल वाल्व के लिए निकलता है, एक आपका आईपी कंट्रोल वाल्व के लिए निकलता है। सिमिलरली आपका इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक कन्वर्टर है, वहां से भी दो टाइप का आपका सेकेंडरी ऑयल निकलता है, एक आपका एचपी टरबाइन के लिए होता है कंट्रोल वाल्व के लिए, एक आपका आईपी टरबाइन कंट्रोल वाल्व के लिए होता है। तो दोनों में देखिएगा आपका दो लाइन निकलता है, दो ऑयल का लाइन, और बीच में एक आपका एक आइसोलेटिंग वाल्व होता है। मीन्स अगर किसी कारण से आपका इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक गवर्निंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आप उस वाल्व को आइसोलेट करके हाइड्रोलिक गवर्निंग में मशीन को चला सकते हैं। हाइड्रोलिक गवर्निंग आइसोलेट नहीं हो सकता है, आप सिर्फ आइसोलेशन का प्रोविजन जो होता है वो इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक गवर्नर का ही रहता है। ठीक है, तो वो हम लोग को इंश्योर कर लेना है कि इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक गवर्निंग जो है आइसोलेटिंग वाल्व जो है गवर्निंग रैक में ये ओपन होना चाहिए। उसके बाद आपको ट्रैकिंग डिवाइस को ऑफ कर लेना है। ट्रैकिंग डिवाइस को हम लोग ऑफ क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ट्रैकिंग डिवाइस जनरली करता क्या, पहले इसको समझिए। ट्रैकिंग डिवाइस देखता है कि आपका जो इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक गवर्निंग का जो आउटपुट है उसको ये ट्रैक करता रहता है। कौन? सेकेंडरी स्टार्टिंग डिवाइस। और जितना भी पोजीशन रहेगा आपका इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक गवर्निंग का उससे 10 से 15% ज्यादा ये अपने आप को मेंटेन करता है स्टार्टिंग डिवाइस, ताकि हाइड्रोलिक गवर्नर अचानक एक्शन में नहीं आ जाए। क्योंकि हाइड्रोलिक गवर्नर का जो आउटपुट है वो हमेशा ज्यादा रखता है, इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक गवर्नर का आउटपुट को कम रखता है, ताकि वहां पे हाइड्रोलिक मिनिमम गेट लगा हुआ है, वहां पे जिसका भी मिनिमम रहेगा वही एक्शन में आता है। तो ट्रैकिंग डिवाइस ट्रैक करता है, स्टार्टिंग डिवाइस जो ट्रैक करता है किसको? इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक गवर्निंग के पोजीशन को। जितना उसका पोजीशन रहेगा स्टार्टिंग डिवाइस अपना पोजीशन उससे 15 से 20% ज्यादा मेंटेन करता है। तो अगर आप इसको जब तक ऑफ नहीं कीजिएगा स्टार्टिंग डिवाइस को आपको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, आपको रिड्यूस करने का ज्यादा परमिशन देगा नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रैकिंग डिवाइस को ऑफ कर लेते हैं।
ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एक्शन है फ्रेंड्स, वो है स्टार्टिंग डिवाइस का पोजीशन। स्टार्टिंग डिवाइस उसमें आपका 100% के आसपास रहता है। आप उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे 0% की तरफ लाते हैं। और जब आपका 100% पे था, उसमें आप देखिएगा जितना भी ऑयल था सबका प्रेशर आपको 0 मिलेगा। आपको स्टार्टअप ऑयल का प्रेशर 0, ऑक्सिलरी स्टार्टअप ऑयल का प्रेशर 0, ट्रिप ऑयल का प्रेशर 0 एंड ऑक्स ट्रिप ऑयल का प्रेशर 0, सेकेंडरी ऑयल का प्रेशर 0। सारा प्रेशर आप देखिएगा, ESTC पेज पे जाइएगा और सारा ऑयल का प्रेशर आपको 0 मिलेगा। सिर्फ कंट्रोल ऑयल का प्रेशर आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप स्टार्टिंग डिवाइस को 100 से 0 की तरफ लाते हैं और जैसे ही वो 0 पे आता है, देखिएगा सबसे पहले आपका स्टार्टअप ऑयल जनरेट होता है। उसके थोड़ा सा समय के बाद ऑक्सिलरी स्टार्टअप ऑयल जनरेट होता है, फिर आपका ट्रिप ऑयल जनरेट हो जाता है एंड ऑक्स ट्रिप ऑयल जनरेट होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग डिवाइस से आपका 2 ऑयल जनरेट हुआ, एक आपका स्टार्टअप ऑयल एंड सेकेंड ऑक्सिलरी स्टार्टअप ऑयल जनरेट होता है। फिर वो ऑक्सिलरी स्टार्टअप ऑयल कहाँ जाता है, MTB में जाता है। MTB को रीसेट करता है। MTB को रीसेट कौन करता है, ऑक्सिलरी स्टार्टअप ऑयल। और वहां से क्या होता है, जैसे ही रीसेट करता है तो आपका 2 ऑयल जनरेट होता है MTB से, मेन ट्रिप वाल्व से। आपका ट्रिप ऑयल पहले बनेगा, फिर ऑक्सिलरी ट्रिप ऑयल बनता है, ठीक है। और ट्रिप ऑयल जाके स्टॉप वाल्व जो टेस्ट वाल्व है उसको रीसेट करता है। तो जैसे ही आपका स्टार्टिंग डिवाइस 0 पोजीशन पे आता है, एट दिस पॉइंट टरबाइन प्रोटेक्शन इज रीसेट। और आप ESTC पेज पे जाइएगा तो टरबाइन ट्रिप का अलार्म रहेगा, वो आपका रीसेट हो जाता है, वो आपका चला जाता है, ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग डिवाइस 0 पोजीशन पे जैसे आया, टरबाइन प्रोटेक्शन रिले आपका रीसेट हो गया और टरबाइन आपका प्रोटेक्शन सारा चला जाएगा। आप ESTC पेज पे जाके जाइएगा, टरबाइन ट्रिप का जो अलार्म था वो आपका रीसेट हो जाता है। तो आपका जनरेटर प्रोटेक्शन रीसेट हो गया एंड टरबाइन प्रोटेक्शन भी आपका रीसेट हो जाता है, ठीक है। इतना आप कर दिए। देखिए, ये स्पीडर गियर का पोजीशन टू बी सेट एट 100%। देखिए, ये स्टेप तभी करेंगे जब आप रोलिंग ऑफ टरबाइन थ्रू इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक गवर्निंग से करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक गवर्निंग से जाके आप टरबाइन का रोलिंग करते हैं, देन उस कंडीशन में आपको स्पीडर गियर का पोजीशन 100% सेट करना है। अगर आप टरबाइन का रोलिंग हाइड्रोलिक गवर्नर से कीजिएगा तो स्पीडर गियर का पोजीशन आपको 0% सेट करना होगा। फ्रेंड, आपको रोलिंग थ्रू हाइड्रोलिक गवर्नर के थ्रू आपको टरबाइन को रोलिंग करना है। सपोज कीजिए आपको इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, या आपको रोलिंग ही करना है टरबाइन हाइड्रोलिक गवर्नर के थ्रू, तो क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, आपका स्टार्टिंग डिवाइस 0% पे आ गया है, मीन्स आपका टरबाइन प्रोटेक्शन रीसेट हो चुका है, ठीक है। इसमें हाइड्रोलिक गवर्नर के थ्रू जब आप रोलिंग करते हैं तो स्पीडर गियर का पोजीशन आपको 0% पे सेट कर लेना है। फ्रेंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि स्पीडर गियर का पोजीशन आपको 0% पे सेट कर लेना है जब आप हाइड्रोलिक गवर्नर के थ्रू आप रोलिंग करते हैं। जब आप इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर के थ्रू आप रोलिंग करते हैं तो स्पीडर गियर का पोजीशन आप 100% पे सेट करते हैं, मतलब इसको आप मैक्सिमाइज कर देते हैं। बट अगर आप हाइड्रोलिक गवर्नर के थ्रू आप टरबाइन का रोलिंग करते हैं तो स्पीडर गियर का पोजीशन आपको 0% पे सेट करना है, ये आपको इंश्योर कर लेना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग डिवाइस को धीरे धीरे 0% से ओपन करते जाइए, बढ़ाते जाइए, रेज करते जाइए। तो ओपन HP स्टॉप वाल्व एंड IP स्टॉप वाल्व फॉर वार्मिंग अप बाय ऑपरेटिंग स्टार्टिंग डिवाइस टू अप्रोक्सीमेटली 38 से 42%। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाइएगा तो जनरली सबसे पहले आपका HP स्टॉप वाल्व ओपन होता है, उसके कुछ समय के बाद थोड़ा सा और अगर स्टार्टिंग डिवाइस को इंक्रीज कीजिएगा तो IP स्टॉप वाल्व ओपन होता है, ठीक है। तो जनरली आप 38 से 42% तक आपका IP एंड HP स्टॉप वाल्व दोनों ओपन हो जाता है। चलिए आप देखिएगा कि आपका 30 से 32% के आसपास आपका HP स्टॉप वाल्व ओपन हो जाएगा एंड 40 से 42% के आसपास आपका IP स्टॉप वाल्व ओपन हो जाता है, ठीक है। दोनों का आपको 4 स्टॉप वाल्व है, 2 आपका HP स्टॉप वाल्व है, 2 आपका IP स्टॉप वाल्व है। चारों स्टॉप वाल्व में आपका ओपन इंडिकेशन आ जाना चाहिए, मतलब रेड हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए कि आपका MS प्रेशर रोलिंग के समय 50 kg है, MS टेम्परेचर 360 से 370 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और HRS प्रेशर 9 से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास होना चाहिए, ठीक है। देखिए,
आप हाइड्रोलिक गवर्नर एंड इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर दोनों पैरेलल काम करता है। दोनों में जो हाइड्रोलिक मिनिमम गेट लगा रहता है, जिसका भी हाइड्रोलिक मिनिमम होगा वही इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो चूंकि आप हाइड्रोलिक गवर्नर के थ्रू जा रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग का जो स्पीड सेट पॉइंट है उसको आपको रेज कर देना होगा। मीन्स रेज द स्पीड सेट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग कन्वर्टर टू 3200 RPM, ताकि ये एक्शन में नहीं आ सके। सिंपल फंडा है फ्रेंड्स, आप अगर हाइड्रोलिक गवर्नर के थ्रू रोलिंग कर रहे हैं तो स्पीड सेट पॉइंट आपको मैक्सिमम कर देना इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर का, और स्पीड सेट पॉइंट इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर का मिनिमम रखना है, ताकि जो मिनिमम है वही इफेक्टिव हो। और जब आप रोलिंग इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर के थ्रू कर रहे हैं तो स्पीड सेट पॉइंट हाइड्रोलिक गवर्नर का मैक्सिमम कर देना है। इसलिए हम लोग स्पीडर गियर को 100% लेके चले जाते हैं, ताकि उसका स्पीड सेट पॉइंट मैक्सिमम सेट कर देते हैं, और इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर का सेट पॉइंट हम लोग मिनिमम रखते हैं स्पीड सेट पॉइंट को। जिसका भी स्पीड सेट पॉइंट मिनिमम रहेगा उसका ही आउटपुट कम होगा, और उसका आउटपुट कम होगा तो हाइड्रोलिक मिनिमम गेट के थ्रू वही इफेक्टिव आएगा, वही कंट्रोल करेगा टरबाइन को। तो चूंकि हाइड्रोलिक गवर्नर के थ्रू हम लोग रोलिंग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कन्वर्टर का जो स्पीड सेट पॉइंट होता है उसको हम लोग रेज करके 3200 कर देते हैं, ताकि इसका आउटपुट आपको मैक्सिमम निकले और ये हाइड्रोलिक मिनिमम गेट के थ्रू ये आपका इफेक्टिव ना हो। कंसेप्ट क्लियर? इसके बाद आपको क्या करना है, ग्रेजुअली रेज द स्टार्टिंग डिवाइस टू ब्रिंग द स्पीड टू 360 RPM। उस समय स्टार्टिंग डिवाइस का पोजीशन जो होगा 56% के आसपास होता है, और इसी स्पीड पे आपको होल्ड करना है 1 से 2 घंटा तक। अगर आप कोल्ड लाइटअप कर रहे हैं तो 2 घंटा तक होल्ड कीजिए, ताकि आपका TSC मार्जिन आपको मिल सके। फ्रेंड, यहां पे एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा कि स्पीड सेट पॉइंट आपको रेज तभी करते हैं जब आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर भी एक्टिव मोड में रहे, मीन्स पैरेलली उसको ट्रैक करता रहे। अगर आप गवर्निंग रैक में जाके जो आपका ऑयल का लाइन है उसका जो आइसोलेटिंग वाल्व को आप क्लोज कर देते हैं तो आपको इस स्पीड को रेज करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या है, आपने गवर्निंग रैक पे जाके आइसोलेटिंग वाल्व को ही क्लोज कर दिया। तो इट मीन्स हुआ कि इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर आपका एक्शन मोड में ही नहीं है, एक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसका ऑयल रैक ही आइसोलेट कर दिया, ऑयल लाइन को आइसोलेट कर दिया। जब तो उसमें आपको स्पीड रेज करने का कोई जरूरत नहीं है। जब आपका आइसोलेटिंग वाल्व ओपन है, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर भी एक्शन मोड में आ सकता है, तो उस कंडीशन में आपको इसका स्पीड को रेज कर दीजिए। ठीक है, फिर आप स्टार्टिंग डिवाइस को धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा के जैसे जैसे बढ़ाइएगा तो देखिएगा आपका RPM बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे RPM बढ़ना शुरू होता है तो आपको 360 RPM पे लेके चला जाना है। 360 RPM पे टरबाइन को होल्ड करना है 1 से 2 आवर तक, ताकि वहां पे आपका जो टरबाइन का जो साफ्ट है, SP साफ्ट टेम्परेचर जो है, SP केसिंग है, थोड़ा सा हीटिंग हो। आपको TI और TM दोनों आपको अप्रोक्सीमेट आसपास मिलना चाहिए, ताकि थर्मल स्ट्रेस ना हो। क्योंकि TI तो आपको जल्दी मिल जाता है, मीन्स TI मतलब 100% टेम्परेचर, मीन्स सरफेस टेम्परेचर, वो आपको जल्दी मिल जाता है। बस T 50% जो मिड वाल टेम्परेचर होता है, जो थिकनेस के 50% थिकनेस पे जो टेम्परेचर मेजर करते हैं, वो थोड़ा आने में टाइम लगता है। तो दोनों को बीच ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आ गया तो आपको लोडिंग करने के लिए या टरबाइन स्पीड इंक्रीज करने का परमिशन नहीं देगा, क्योंकि उसमें थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग उस पर होल्ड करते हैं, सोकिंग करते हैं, कि ताकि आपका T मीन आपको इंक्रीज मिले। T मीन और TI के बीच बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, थर्मल स्ट्रेस आपको कम होगा और आपको फर्दर स्पीड बढ़ाने का परमिशन देगा, लोडिंग करने का परमिशन देता है। इसलिए हम लोग 1 से 2 आवर तक इसको होल्ड करते हैं। और इसी बीच जब आप 360 RPM पे लेके जा रहे थे तो आपको एक चीज इंश्योर करना है कि 240 RPM पे, फ्रेंड्स ध्यान रखना है, 240 RPM पे आपका जो बारिंग वाल्व था वो क्लोज हो जाना चाहिए। बारिंग वाल्व क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका 210 RPM पे ओपन होता है, 240 RPM पे क्लोज होता है। तो 240 RPM पे ये देखिए कि आपका बारिंग वाल्व क्लोज हो जाना चाहिए। अगर क्लोज नहीं हुआ तो आप उसको क्लोज कर दीजिए। जैसे ही आपका बारिंग वाल्व क्लोज होता है तो MOT का लेवल देखिएगा वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ऑयल का जो रिक्वायरमेंट होता है टरबाइन को बारिंग पे आने में समय होता है। जैसे आप बारिंग वाल्व को क्लोज कीजिए तो सारा का सारा ऑयल आपका टैंक में आएगा, तो MOT लेवल आपका रेज करेगा। इसको आप देख लीजिए कि MOT का लेवल आपका रेज करेगा। सेकेंड, आपको जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखना है कि टर्बो सुपरवाइजरी पेज पे जाइए और वहां पे आप बियरिंग टेम्परेचर, बियरिंग वाइब्रेशन, साफ्ट टेम्परेचर, साफ्ट वाइब्रेशन,
टीएससी मार्जिन, सारा चीज आप देखिए कि उसमें टरबाइन का वाइब्रेशन कितना है, वेयरिंग वाइब्रेशन कितना है, शाफ्ट वाइब्रेशन कितना है, उसको आपको ऑब्जर्वेशन में रखना है। फ्रेंड इसके बाद जब 360 आरपीएम पे आप 1 से 2 आवर तक आप होल्ड करते हैं, सॉकिंग रखते हैं और देख लेते हैं कि आपको टीएससी मार्जिन मिल रहा है, टर्बो सुपरवाइजरी आपका कंट्रोल्ड में है, बेयरिंग टेम्परेचर, बेयरिंग प्रेशर, शाफ्ट वाइब्रेशन देख रहे हैं सारा कंट्रोल्ड में है। देन अब आपको रेज द स्पीड अप टू 2800 आरपीएम थ्रू स्टार्टिंग डिवाइस एट रेट ऑफ 600 आरपीएम। dn/dt 600 आरपीएम होना चाहिए। मीन्स आप स्टार्टिंग डिवाइस के पोजीशन को रेज करके आप टरबाइन का आरपीएम को 2800 आरपीएम तक आपको लेके चले जाना है, क्योंकि इससे पहले तक ही आपका क्रिटिकल जोन माना जाता है। तो क्रिटिकल जोन को आपको फटाफट क्रॉस करना है। किस रेट से टरबाइन के स्पीड को बढ़ाना है? 600 आरपीएम से। जनरली अगर dn/dt अगर 108 आरपीएम से कम हो जाता है तो आपको टरबाइन को बैक टू द 360 आरपीएम लेके चला आएगा, क्योंकि क्रिटिकल जोन में जाने के लिए नहीं देगा। तो आपको dn/dt रेट 120 आरपीएम से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये आपको dn/dt मिलता है टीएससी मार्जिन से। अगर आपका मार्जिन कम रहेगा तो dn/dt आपको रेट कम मिलेगा। तो dn/dt जो टीएससी मार्जिन जनरली आपको 30 के कम से कम मिलना चाहिए, क्योंकि 1 के अगर मिलता है तो 20 आरपीएम का स्पीड है। अगर आपको 30 के मिलेगा तो 30 × 20 60 मीन्स 600 आरपीएम। मीन्स dn/dt आपको 600 आरपीएम मिलेगा। तो जितना ज़्यादा आपको टीएससी मार्जिन मिलेगा उतना ज़्यादा आपको dn/dt रेट मिलेगा। इसलिए हम लोग वहाँ पे 360 आरपीएम पे सोकिंग करते हैं 1 से 2 आवर तक, ताकि आपका टीएससी मार्जिन ज़्यादा मिले। और टीएससी मार्जिन ज़्यादा आपको कम मिलेगा जब टी आई और टी मीन के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस कम होना चाहिए। मीन्स जो सरफेस टेम्परेचर हो एंड 50% थिकनेस का टेम्परेचर हो, दोनों के बीच बहुत कम का डिफरेंस हो। जितना कम डिफरेंस होगा उतना आपको टीएससी मार्जिन ज़्यादा मिलेगा और उतना आपको dn/dt रेट मिलेगा। तो इसको इसलिए हम लोग 2 आवर तक सोकिंग करते हैं 360 आरपीएम पे। ठीक है, तो रेज द स्पीड अप टू 2800 आरपीएम थ्रू स्टार्टिंग डिवाइस एट द रेट ऑफ 600 आरपीएम। देखिए स्टार्टिंग डिवाइस से आप मैक्सिमम जो टरबाइन का जो स्पीड है वो 2800 आरपीएम तक ही लेके जा सकते हैं। इसके बाद आप स्टार्टिंग डिवाइस से आरपीएम नहीं बढ़ेगा। क्यों? तो उस समय स्टार्टिंग डिवाइस का पोजीशन ही आपका 90% तक पहुंच जाता है। और यहां से आपको अगर स्पीड बढ़ाना है तो ऑपरेट द स्पीडर गियर, रेज फर्दर स्पीड अप टू 3000 आरपीएम थ्रू स्पीडर गियर। अब आपको स्पीडर गियर को ऑपरेट करना है धीरे धीरे, ताकि जैसे स्पीडर गियर को ऑपरेट कीजिएगा स्टार्टिंग टरबाइन का जो आरपीएम है वो 3000 आरपीएम तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। और उस समय स्पीडर गियर का जो पोजीशन होगा 50 से 60% तक चला जाता है। ठीक है, इसलिए आप हाइड्रोलिक गवर्नर का जब आप प्रॉपर्टीज पढ़िएगा तो वहां पे आप पढ़िएगा कि हाइड्रोलिक गवर्नर टेक इनटू एक्शन व्हेन द टरबाइन स्पीड इज मोर देन 2800 आरपीएम। मींस इसका जो आप हाइड्रोलिक गवर्नर का जो ऑपरेटिंग रेंज है स्पीड का वो 2800 से 3210 आरपीएम तक ही ये ऑपरेट करता है। तो जैसे ही 2800 आरपीएम आ गया तब आपको स्पीडर गियर का पोजिशन, जब आपका 2800 आरपीएम रहेगा उसमें स्पीडर गियर का पोजीशन 0% रहता है। स्टार्टिंग डिवाइस आपका 90% रहेगा। ठीक है, अब आपको स्पीडर गियर को 0 से धीरे धीरे 1 2 3 4% पे जाइएगा तो अब आप आरपीएम बढ़ना शुरू हो जाता है। मींस अब आपका हाइड्रोलिक गवर्नर एक्शन में आ गया। 2800 आरपीएम मींस 0% पोजीशन ऑफ स्पीडर गियर। और जैसे स्पीडर गियर का पोजीशन आप बढ़ाइएगा हाइड्रोलिक गवर्नर अब आपका एक्शन मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो रेज फर्दर स्पीड अप टू 3000 आरपीएम थ्रू स्पीडर गियर। और स्पीडर गियर का पोजीशन उस समय 50 से 60% आ गया। 3000 आरपीएम पे आप अप टू 30 मिनट तक, मैक्सिमम 30 मिनट तक आपको होल्ड कीजिए। थोड़ा सा और देखिए आपका टीएससी मार्जिन क्या है। आपका उस 3000 आरपीएम पे आपको बहुत सारी चीज ऑब्जर्वेशन रखना है। पहला तो देखना है कि जैसे टरबाइन का आरपीएम 540 आरपीएम पहुंचा तो जीओपी कट आउट हो जाना चाहिए। जीओपी कट आउट नहीं हो रहा है तो उसको बंद कर दीजिए जीओपी पंप को। ठीक है, तो पहला आपको इंश्योर करना है कि जीओपी पंप आपका ट्रिप किया है कि नहीं, स्टॉप हुआ है कि नहीं। सेकंड आपको देखना है कि 2900 आरपीएम मतलब 2900 आरपीएम के बाद आपका एओपी कट आउट हुआ है कि नहीं, उस समय आपका एमओपी एक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड चीज आपको इंश्योर करना है कि आपका एओपी क्लोज हुआ है कि नहीं। ये आप इंश्योर कैसे कीजिएगा कि एमओपी एक्शन में आया है? ये बड़ा सिंपल फंडा है।
जब आपका एमओपी एक्शन में नहीं रहता है, जिस समय आपका एओपी सर्विस में रहता है, उसमें आप देखिएगा कि टरबाइन का जो लूप वाल्व प्रेशर बिफोर द फिल्टर वो 7.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जैसे ही आपका एमओपी एक्शन में आएगा वो प्रेशर 9 से 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर चला जाएगा। मीन्स टरबाइन लूप वाल्व प्रेशर बिफोर द फिल्टर वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स 9 kg तक चला जाएगा। 9 kg तक गया, इट मीन्स आपका एमओपी एक्शन में आ गया है। टरबाइन लूप वाल्व सिस्टम का मैंने डिटेल वीडियो फ्रेंड अपलोड कर दिया है। आप टरबाइन लूप वाल्व सिस्टम पे जाएं, आपको उसका टरबाइन लूप वाल्व का लाइन डायग्राम, एमओपी के बारे में, आपका टर्निंग गियर के बारे में, हैंड बारिंग जो टरबाइन का देते हैं उसके बारे में, आपका जीओपी पंप के बारे में, ईओपी पंप के बारे में सारा डिटेल मैंने उसमें अपलोड कर दिया। आप उस टरबाइन लूप वाल्व सिस्टम प्लेलिस्ट पे जाएं और सारा आप वीडियो उसको देख सकते हैं, आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ईओपी कट आउट हो गया। फिर आपको उस समय 3000 आरपीएम पे 30 मिनट तक आप होल्ड कीजिए, क्योंकि होल्ड करने से क्या होता है, आपको टीएससी मार्जिन और ज़्यादा मिलेगा ताकि आपको लोडिंग के लिए रुकना ना पड़े, है ना। नहीं तो आपको क्या आप सिंक्रोनाइज तुरंत कर सकते हैं, लेकिन आपको टीएससी मार्जिन अगर कम मिलेगा तो आपको लोडिंग फर्दर लोड बढ़ाने के लिए ही नहीं देगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि टीएससी मार्जिन थोड़ा 30 के आसपास मिल जाए। उसके बाद आपको जनरेटर वाइंडिंग टेम्परेचर को आप देखिए, बियरिंग वाइब्रेशन, शाफ्ट वाइब्रेशन, बियरिंग टेम्परेचर, गैस टेम्परेचर, प्राइमरी वाटर सिस्टम, सील वाटर सिस्टम, सारा कुछ सिस्टम को देखिए आपका कंट्रोल हुआ है कि नहीं, आपका ऑपरेटिंग पैरामीटर जोन में सारा है कि नहीं। आप 3000 आरपीएम पे इस सब सारा चीज़ चेक कर लीजिए। इसके बाद फर्दर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, सिंक्रोनाइजेशन। तो फ्रेंड इस पार्ट में टरबाइन बॉयलर लैटअप प्रोसीजर के इस पार्ट में आपने देखा कि टरबाइन का जो रोलिंग हम लोग हाइड्रोलिक गवर्निंग के थ्रू कैसे करते हैं, उसका क्या स्टेप है, और स्टॉप वाल्व ओपनिंग हमने देखा। स्टॉप वाल्व ओपनिंग से पहले आपको क्या क्या क्राइटेरिया है, टरबाइन रोलिंग का क्या क्या क्राइटेरिया है, हमको कौन कौन सा कर्व देखना है, किस किस पैरामीटर को देखना है, एमएस टेम्परेचर, एमएस प्रेशर, आपका सैचुरेशन टेम्परेचर, सारा पैरामीटर को देख के फिर आपको स्टॉप वाल्व ओपन करना है, फिर कंट्रोल वाल्व ओपन करना है, फिर 3000 आरपीएम पे आपको लेके जाना है। फिर जो टरबाइन का जो रोलिंग है हाइड्रोलिक गवर्नर के थ्रू हम लोग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देखें, आपको काफ़ी नॉलेज आ जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो फ्रेंड लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप लेना चाहते हैं, मेंबरशिप लेके हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेंबरशिप आप ले सकते हैं। और जो भी आपका डाउट है आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करें, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।